बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज हम सेकंड चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम लोकोमोशन है। देखें, एक होता है मूवमेंट और दूसरा होता है लोकोमोशन। मूवमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी एक जगह पे मौजूद हो लेकिन सिर्फ आपकी बॉडी के पार्ट्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हो। जैसे अभी मैं एक जगह पे बैठा हुआ हूँ और मेरी आईज मूव कर रही हैं और मेरा जो हैंड है, क्योंकि मैं माउस यूज कर रहा हूँ तो मेरा हैंड मूव कर रहा है और मेरे जो लिप्स हैं वो फेस के जो मसल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। बाकी मेरी पूरी बॉडी क्या है, एक ही जगह पे रुकी हुई है। सो दिस इज कॉल्ड एज लोकोमोशन, दिस इज कॉल्ड एज मूवमेंट। सॉरी, प्लांट के अंदर कभी भी लोकोमोशन नहीं होती, प्लांट के अंदर हमेशा मूवमेंट होती है, क्योंकि प्लांट सारी जिंदगी एक जगह पे रहता है लेकिन उसके जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो प्लांट के लिए हमेशा मूवमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लोकोमोशन का कभी भी नहीं। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो मूवमेंट भी करते हैं और लोकोमोशन भी करते हैं। लेक्चर जैसे खत्म होगा, मैं यहाँ से उठूंगा कहीं और चला जाऊंगा, तो हम लोकोमोशन भी करते हैं, मूवमेंट भी करते हैं। लोकोमोशन रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी एक जगह से आप पूरा कंप्लीट दूसरी जगह पे जब चले जाते हैं तो इसको लोकोमोशन कहा जाता है। अब ये जो लोकोमोशन है ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट तरीकों से होती है। क्यों? क्योंकि हर ऑर्गेनिजम्स का जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। हम बारी बारी करके समझने की कोशिश करते हैं जितने हमारी बुक के अंदर दिए गए हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं लोकोमोशन इन प्रोटोजोआन। अब प्रोटोजोआन किन्हें कहा जाता है? वो जो कि होते तो यूनिसेलुलर है, सेल तो इनके अंदर एक होता है लेकिन वो प्रोकार्योट नहीं होते, वो क्या होते हैं, यूकार्योट। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? प्रोटोजोआन कहा जाता है। ये कहता है कि सबसे जो पहला हमारे पास प्रोटोजोआन है वो है एमीबा। बच्चे बच्चे को भी पता होता है कि एमीबा के अंदर जो मूवमेंट होती है वो सूडोपोडिया की मदद से होती है। अब आपको पता है कि ये आप लोगों का एक एमीबा का स्ट्रक्चर है। तो एमीबा को जहां पे भी मूव करना होता है तो ये क्या करता है, अपने साइटोप्लाज्म की उस साइड प्रोजेक्शन बनाता है ना, जहां पे भी इसको मूव करना होगा। देखिए, अब ये चाहता है कि मैं इस डायरेक्शन में मूव करूं, तो यहाँ पे इसने अपने साइटोप्लाज्म की बहुत सारी क्या बनाई हुई है, प्रोजेक्शंस बनाई हुई हैं। तो ये जो फिंगर लाइक साइटोप्लाज्म की इसने प्रोजेक्शन बनाई हुई है, इन प्रोजेक्शंस को क्या कहा जाता है, सूडोपोडिया कहा जाता है। और इस सूडोपोडिया की मदद से ये क्या करता है, आगे की तरफ मूव करता है। आपको पता है कि इसके साइटोप्लाज्म के दो रीजन होते हैं, एक अंदर वाला एंडोप्लाज्म और दूसरा बाहर वाला जिसे एक्टोप्लाज्म कहा जाता है। ये जो एंडोप्लाज्म है ये सॉल्यूशन टाइप का होता है और ये जो बाहर वाला एक्टोप्लाज्म है ये थोड़ा सा जेली टाइप का होता है। इसमें ग्रेन्यूल्स, ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। तो जब भी ये सूडोपोडिया बनते हैं तो इसके अंदर चेंज आता है। ये जो सॉल्यूशन वाला है इसको शॉर्ट फॉर्म में सोल कहा जाता है और ये जो जेली फॉर्म वाला है इसको शॉर्ट फॉर्म में जेल कहा जाता है। तो जब भी ये मूवमेंट करता है तो इनके अंदर चेंज आता रहता है, सोल के अंदर और जेल के अंदर क्या आता रहता है, चेंज आता रहता है और सूडोपोडिया बनते रहते हैं। ये क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। और एमाबा के अंदर जो मूवमेंट होती है उसे एमोबॉइड मूवमेंट कहा जाता है। लोकोमोशन इन एमीबा इज कॉल्ड एज एमोबॉइड मूवमेंट दैट टेक्स प्लेस थ्रू दिस सूडोपोडिया, जो कि किसकी मदद से होती है, सूडोपोडिया की मदद से। सूडोपोडिया क्या है भाई? टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है किसकी, साइटोप्लाज्म की, जो कि मूवमेंट के अंदर या लोकोमोशन के अंदर क्या करते हैं, मदद करते हैं। मैंने कहा कि ये जो एमोबॉइड मूवमेंट होती है, जो सूडोपोडिया बनते हैं, ये तब बनते हैं जब अल्टरनेट चेंज आता है साइटोप्लाज्म के अंदर। और मैंने कहा कि इसके साइटोप्लाज्म के दो रीजन है, एक अंदर वाला जिसे सॉल्यूशन टाइप कहते हैं, दूसरा बाहर वाला एक्टोप्लाज्म जिसे जेली टाइप कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में से जेल कहा जाता है और सॉल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में सोल कहा जाता है। तो इनको लेके परेशान नहीं होना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोटोजोआन है वो पैरामीशियम है। लोकोमोशन पैरामीशियम के अंदर कैसे होती है? आपको पता है कि इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर लगे हुए होते हैं, हेयर लाइक, जिन्हें सीलिया कहा जाता है। एक होता है बड़ा स्ट्रक्चर जिसे फ्लैजिला कहा जाता है, वो इसमें नहीं होता, वो किसी और में होता है। इसमें पैरामीशियम में क्या पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है। तो इसलिए इसकी मूवमेंट को क्या कहा जाता है, सीलियरी मूवमेंट कहा जाता है या सीलियरी लोकोमोशन कहा जाता है। हम मूवमेंट लोकोमोशन का लफ्ज बस साथ साथ इस्तेमाल करते रहते हैं, हालांकि देखो पढ़ लोकोमोशन रहे हैं, लफ्ज मूवमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आप लोगों को दे दिया कि जब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो दिस इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। अगर बॉडी का कोई पार्ट वहीं से हिलता रहता है, बॉडी वहीं पे मौजूद है, तो दिस इज कॉल्ड एज मूवमेंट। तो हम मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों को कंफ्यूज करके मिक्स कर लेते हैं। जिस तरह से आप दुकान पे जाते हैं और दुकानदार को कहते हैं कि मुझे 1 किलो दूध दे दो, हालांकि आपको 1 किलो नहीं कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए मुझे 1 लीटर दूध दे दो, क्योंकि जो मिल्क है वो लिक्विड में होता है, लिक्विड वाली चीज को लीटर में लिया जाता है, लेकिन हम कहते हैं 1 kg मिल्क दे दो। तो इस तरह से इंटरमिंगलिंग होती रहती है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट का आप लोगों को पता होना चाहिए।
अच्छा भाई, किस तरह से इसकी मूवमेंट होती है? देखो, जब ये पानी के अंदर जब पैरामीशियम आगे जाने की कोशिश करता है, तो ये अपने सीलिया को पीछे की तरफ मोड़ता है। क्यों पीछे की तरफ मोड़ता है? ताकि कम से कम पानी का रेजिस्टेंस हो। आपने कभी टॉम एंड जेरी को देखा हो या शेर को देखा हो, तो वो आगे जाने के लिए पहले पीछे जाता है, फिर वो आगे जाने की कोशिश करता है। सेम जब पैरामीशियम आगे जाता है, तो ये अपने सीलिया को पहले टर्न करता है ताकि ये पानी को क्रॉस कर सके। इसे कहा जाता है पावर स्ट्रोक, यानी कि टर्निंग ऑफ सीलिया। जब इसके सीलिया टर्न होते हैं तो इसमें पावर आ जाता है, और जब ये आगे जाने लगता है तो दोबारा से इसको जैसे पानी लगता है, जैसे सीलिया के साथ पानी टकराता है तो सीलिया इसके दोबारा क्या हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रिकवरी स्ट्रोक, और ये वहीं पे क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो लोकोमोशन टेक्स प्लेस थ्रू दी अल्टरनेट पावर स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक का मतलब क्या होता है कि इसके सीलिया टर्न होंगे, ये आगे की तरफ मूव करेगा, फिर पानी के साथ जैसे टकराएंगे फिर सीधे हो जाएंगे। और स्ट्राइकिंग ऑफ सीलिया विथ वाटर, और सीलिया बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे और इसकी लोकोमोशन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लोकोमोशन इन यूग्लिना। यूग्लिना के अंदर जो मूवमेंट होती है उसे कहा जाता है फ्लैजेरी मूवमेंट, क्योंकि इसके अंदर आपको ये एक बड़ा सा फ्लैजिला जो है ये नजर आ रहा है। इस फ्लैजिला की मदद से ये क्या करता है, मूव करता है। बेटा, जहां पे ये फ्लैजिला लगा होता है ना, यहाँ पे एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है। फिर खैर ये एक बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन समझा देता हूँ। यहाँ पे एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब ये व्हील घूमता है तो ये फ्लैजिला क्या करता है, मूव करता है। और जैसे ये फ्लैजिला मूव करता है तो ये फिर जो यूग्लिना ये भी क्या करने लगता है, मूवमेंट या लोकोमोशन करने लगता है। सही है, ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं लोकोमोशन इन एनिमलिया। जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर लोकोमोशन किस तरह से होती है। पहले बात कर लेते हैं इनवर्टिब्रेट्स की, देन बात करेंगे वर्टिब्रेट्स की। भाई, एनिमल के अंदर जो लोकोमोशन होगी ना, उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक मसल्स चाहिए, दूसरे हमारे पास क्या चाहिए, स्केलेटल चाहिए। इन दोनों की मदद से एनिमल के अंदर जो है वो लोकोमोशन होती है। जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनके लिए स्केलेटल जो सिस्टम होता है वो पानी वाला होता है। मैंने आपको बताया था 3 सिस्टम होते हैं, एक हाइड्रोस्टैटिक, दूसरा एक्सोस्केलेटन, और तीसरा एंडोस्केलेटन। ह्यूमन बीइंग जो वर्टिब्रेट होते हैं उनके अंदर ज्यादातर एंडोस्केलेटन पाया जाता है। जो पानी वाले होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, उनके अंदर ज्यादातर हाइड्रोस्टैटिक पाया जाता है। और जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर ज्यादातर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। हम डिटेल में डिस्कस कर भी चुके हैं, ये जस्ट रिवीजन करवा दिया आप लोगों को। पहले हम देख लेते हैं कि जो जेली फिश होती है ये किस तरह से मूव करती है। सही है, तो जेली फिश जो है ये बेसिकली फिश नहीं है, ये फाइलम जो है नाइडेरिया का एक मेंबर है। सही है, हाइड्रा जेली फिश जहाँ पे आप पढ़ते हो उसका एक मेंबर है। बाज औकात ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि शायद ये मछली है, तो ये मछली नहीं है। तो ये जो जेली फिश है ना, ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है। मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, इसका जो मुंह होता है ना वो अम्ब्रेला की शेप का होता है। अब ये इसका मुंह है, पूरा का पूरा अम्ब्रेला शेप का है। ये क्या करती है, पानी पीती है, माउथ से पानी पीती है, पानी पीती है, और इस पूरे अम्ब्रेला के अंदर जब पानी आ जाता है तो ये क्या करती है, अपने इस अम्ब्रेला शेप वाले स्ट्रक्चर को जहाँ पे मसल्स मौजूद है इनको जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब इसको जोर से कॉन्ट्रैक्ट करती है तो पानी नीचे की साइड निकलता है और ये आगे की साइड मूव करती है, यानी कि पानी की डायरेक्शन एक साइड पे होगी और इसकी डायरेक्शन जो है वो दूसरी साइड पे होगी। दिस इज कॉल्ड एज अपोजिट मूवमेंट। इसको अपोजिट डायरेक्शन की मूवमेंट कहा जाता है। In the jellyfish, muscle cells force the water powerfully out of its mouth and umbrella यानी कि बॉडी शेप से to create a jet propulsion effect, यानी force of water। ये जो वर्ड यूज किया गया है ना, jet propulsion, इसका मतलब होता है पानी की फोर्स। तो होता ये कि पहले इसके मुंह से पानी अंदर जाता है, पूरे इसके माउथ से अंदर जाता हुआ है, जो पूरा अम्ब्रेला लाइक इसकी बॉडी की आपको जो शेप नजर आ रही है इसमें पानी भर जाता है। फिर जेट प्रोपल्शन इफेक्ट आता है, यानी कि यहाँ पे पानी की एक फोर्स क्रिएट होती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो पानी फोर्सफुली पीछे जाता है और ये बॉडी कहाँ मूव करती है, आगे की तरफ। तो सेम अगर इसको ऊपर की तरफ मूव करना होता है तो पहले अपनी बॉडी को सीधा करेगी और पानी जैसे नीचे निकलेगा ये आगे चली जाएगी। अगर इसको इस डायरेक्शन में जाना है तो बॉडी को इस डायरेक्शन में लेगी, जैसे पानी को यहाँ निकालेगी तो पानी यहाँ चला जाएगा, बॉडी यहाँ चली जाएगी। अब अगर इसको यहाँ पे इस डायरेक्शन में मुंह इस तरफ मूव करना है तो मुंह को इस तरफ करेगी और ये जो नीचे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसको ये इस तरह से, यहाँ से जोर से पानी जैसे निकालेगी, पानी इधर जाएगा, ये खुद कहाँ चली जाएगी, आगे चली जाएगी। तो इस तरह से ये क्या करती है, मूवमेंट करती है या लोकोमोशन करती है। आपने याद रखना है ये जो जेट प्रोपल्शन है इसका मतलब होता है फोर्स ऑफ वाटर। ये इफेक्ट जेलीफिश के अंदर मौजूद होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है अर्थवर्म। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल डिस्कस कर चुका हूं तो दोबारा मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जब मैंने आपको हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पढ़वाया था ना तो मैंने इसका लोकोमोशन भी आपको वहीं पे समझा दिया था। मैंने कहा था इसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है और इसके अंदर दो किस्मों के मसल्स होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा सर्कुलर। सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर क्रिएट होता है उस प्रेशर की वजह से ये आगे मूव करते हैं। मैं इसके ऊपर लेक्चर ऑलरेडी छोड़ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे एक नई बात आप लोगों को मैं बताता चलूं कि इसकी बॉडी जब चलो एक बार हम यहाँ पे रिपीट ही कर लेते हैं ना। तो भाई ये इसके हैं सर्कुलर मसल्स, ठीक है, और ये हैं इसके लॉन्गिट्यूडनल मसल्स।
तो भाई जब इसके सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इसकी बॉडी इलोंगेट हो जाती है, ठीक है। इस तरह से इसकी बॉडी क्या हो जाएगी, लंबी। जब कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब ये वाले मसल्स, ये जो आप छोटे मसल्स देख रहे हैं ना, सर्कुलर मसल्स, ये जो गोल मसल्स हैं इनको सर्कुलर मसल्स कहा जाता है। जब इनको मैं ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो अंडरस्टूड बात है, इनकी बॉडी क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, इलोंगेट हो जाएगी। तो जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इनकी बॉडी इलोंगेट हो जाती है। अच्छा, इलोंगेट होने के साथ इनको जमीन पे ग्रिप भी चाहिए ना, ताकि ये जमीन पे बहुत तेज तरीके से ग्रिप कर सकें। तो इनकी स्किन पे आप देखेंगे ना, ये ब्रश की तरह कुछ स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, ये ब्रश की तरह, ब्रिस्टल्स कहा जाता है ब्रश लाइक स्ट्रक्चर को। ये जो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए हैं इन्हें कहा जाता है सेटाई, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये सेटाई लिखा हुआ है। ये क्या करते हैं, जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसकी बॉडी जब इलोंगेट होती है तो जमीन पे इसकी क्या बनाते हैं, ग्रिप बनाते हैं। और जब इसके लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इसकी बॉडी फिर दोबारा से क्या होने लगती है, छोटी होने लगती है। अब सर्कुलर मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हुए, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हुए, अंदर जो फ्लूइड पड़ा हुआ है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा। अब जैसे ये दोनों मसल से रिलैक्स होते हैं तो इसकी बॉडी में एक जर्क प्रोड्यूस होता है, एक झटका प्रोड्यूस होता है, और ये आगे की तरफ क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। जमीन पे ग्रिप मजबूत करने के लिए इसके पास ब्रश की तरह, ब्रिस्टल्स की तरह स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, सेटाई। also present that helps to take the grip to the swell, जो कि मिट्टी के अंदर इसकी ग्रिप को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास स्नेल है। स्नेल्स मूव्स बाय फुट, इसका अपना पैर होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये इसके पैर वाला स्ट्रक्चर कहलाता है, ये इसके फुट कहलाते हैं। बाकायदा ये फुट की मदद से मूव करता है, इसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पाया जाता है। एक और चीज आप लोगों को मैं बताता चलूं कि जहां स्नेल चलता है ना, तो पीछे वो जगह जो है थोड़ी सी शाइनिंग भी कर रही होती है, और वहां पे थोड़ा सा म्यूकस भी गिरा हुआ होता है। ऐसा पता है क्यों होता है, क्योंकि इसके जो फुट होते हैं ना, यहाँ पे लगे हुए होते हैं म्यूकस ग्लैंड, और जो कि क्या सीक्रेट करते हैं, म्यूकस सीक्रेट करते हैं। अब इनके फुट हमारे फुट की तरह नहीं होते, इनके फुट देखो इस तरह से होते हैं। तो जब हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के ऊपर जब प्रेशर क्रिएट होता है तो इसको सॉफ्ट मूवमेंट चाहिए। सॉफ्ट मूवमेंट के लिए नीचे लगे हुए होते हैं म्यूकस ग्लैंड, जहां से ये म्यूकस सीक्रेट करते हैं स्लिमी सिक्रेशंस, जो इसको सॉफ्ट मूवमेंट में मदद करती है। और जहां से ये चल जाएगा ना पीछे, वहां पे म्यूकस लगा हुआ होता है और हमें पता चल जाता है कि यहाँ से स्नेल जो है वो गुजर गया है। द फुट ऑफ स्नेल possess mucus gland which produce slimy secretions which aid in the smooth locomotion, जो कि स्लिमी सिक्रेशंस को छोड़ता है, जो कि शाइनिंग भी कर रही होती है और दूसरा स्मूथ लोकोमोशन में भी क्या करती है, मदद करती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है स्टारफिश। बहुत आसान सी है, मुझे समझ नहीं आता है बच्चों को क्यों समझ नहीं आती। अच्छा देखो, ये स्टार फिश के अंदर एक रिंग मौजूद होती है, इसको कहा जाता है रिंग केनाल, ठीक है। अब इस रिंग केनाल से इसकी 5 बाजू निकलते हैं, एक आम, ये दूसरी आम, ये तीसरी आम, ये चौथी आम, ये पांचवी आम। अब ये जो रिंग केनाल है ना, ये फिर फर्दर भी अंदर डिवाइड है। अगर आप इसको गौर से देखें, इन्हें कहा जाता है रेडियल रिंग केनाल। ये रिंग केनाल है और फिर ये फर्दर 5 आर्म्स के अंदर फर्दर डिवाइड हुई है, इनको कहा जाता है रेडियल रिंग केनाल, ठीक। इसका इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है मेट्रोपोराइट, ये लिखा हुआ है मेट्रोपोराइट। इससे क्या होता है, पानी इसके अंदर जाता है, ठीक है। जब पानी इसके अंदर जाता है तो सबसे पहले इसकी ये जो रिंग केनाल है ये भरती है, ठीक है, पानी के साथ फिल होगी। जब पानी के साथ फिल होगी तो ये पानी इनके इस रेडियल रिंग केनाल में जाएगा, इस रेडियल रिंग केनाल में, फिर इस रेडियल रिंग केनाल में, फिर इस तरह से इस रेडियल रिंग केनाल में, और फिर यहाँ जाएगा और फिर यहाँ जाएगा। अब अगर आप इसको गौर से देखो, हर रिंग को गौर से देखो, रेडियल रिंग केनाल को, तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे। इन स्ट्रक्चर को कहा जाता है ट्यूब फीट, और ये जो ट्यूब फीट है ना, ये इनकी मदद करते हैं लोकोमोशन के अंदर। अब इस ट्यूब फीट के 2 पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाला पार्ट ये जो थोड़ा सा सूजा हुआ है इसको कहा जाता है एम्प्यूला, और ये एक नीचे वाला पार्ट, ये जो नीचे वाला है इसको कहा जाता है सक्कर, ठीक है। इस सक्कर की मदद से इसकी जमीन पे क्या बनती है, ग्रिप बनती है, ठीक। ये सक्कर की मदद से जमीन को यानी सक करके यहाँ पे क्या कर लेता है, जिस तरह से लीच वगैरह नहीं होती, जिस तरह से सक करके आपके मसल्स के साथ बिल्कुल चपक जाती हैं, तो सेम इसका जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसको सक्कर कहा जाता है। ये जो ऊपर वाला ट्यूब फीट का पार्ट है इसे एम्प्यूला कहा जाता है। तो ये जो सक्कर है, जब ये जमीन पे चलने आती है तो जमीन के ऊपर इसकी ग्रिप बनाता है। और ये ग्रिप किसकी वजह से बनती है, ये जो पानी पहले रिंग केनाल में आया, फिर पानी इन रेडियल रिंग केनाल में गया, यहां से पानी निकल के इन ट्यूब फीट में जाएगा, पहले एम्प्यूला में जाएगा फिर सक्कर में जाएगा। तो जैसे ये एम्प्यूला, ये ट्यूब फीट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इस ट्यूब फीट की जमीन पे एक ग्रिप बनती है, स्ट्रॉन्ग ग्रिप, और ये जमीन पे चलने के क्या बन जाती है, काबिल बन जाती है। तो क्या लिखा हुआ है कि लोकोमोशन इन स्टारफिश इज कंट्रोल्ड बाय अ स्पेशल सिस्टम कॉल्ड एज वाटर वेस्कुलर सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछा जाता है कि ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है किसके अंदर पाया जाता है, तो स्टारफिश के अंदर। स्टारफिश फाइलम इकाइनोडर्मेटा से क्या करती है, बिलोंग करती है। तो ये पानी का पहले मेट्रोपोराइट में आना, फिर रिंग केनाल में जाना, फिर ट्यूब फीट में जाना,
फिर ट्यूब फीट का कॉन्ट्रैक्ट होना और जमीन पे शक्कर का अटैच होकर ग्रिप बनाना, ये पूरा सिस्टम कहलाता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। सही है। द बॉडी ऑफ स्टारफिश इज कंसिस्ट ऑफ अ रिंग कैनाल विद 5 आर्म्स। इसकी एक रिंग कैनाल होती है और इसके 5 बाजू होते हैं। और रिंग कैनाल जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाती है 5 रेडियल रिंग कैनाल के अंदर। हर आर्म के अंदर आपको एक रिंग कैनाल मिलेगी जो कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाई जा रही है। ईच रिंग कैनाल कंसिस्ट ऑफ अ होलो मस्कुलर ट्यूब फीट। हर किसी के अंदर, हर रिंग कैनाल के अंदर आपको बाकायदे मस्कुलर मसल्स के बने हुए ट्यूब फीट नजर आते हैं, जो कि 2 पार्ट के होते हैं। इसका जो ऊपर बल्ब वाला पार्ट है इसे एम्प्यूला कहा जाता है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे शक्कर कहा जाता है। और शक्कर की मदद से जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ट्यूब फीट मसल्स का बना हुआ, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जमीन पे क्या करती है, ग्रिप बनती है, और इस ग्रिप की वजह से ये चलने के काबिल होती है। अब ये जो ट्यूब फीट है ये 3 काम जो है करते हैं। पहला काम ये क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। दूसरा काम ये क्या करते हैं, फीडिंग। और तीसरा काम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर लोकोमोशन तो चलो समझ आ रही है कि चलने में काम आ रहा है, फीडिंग और रेस्पिरेशन कैसे कर रहे हैं? क्योंकि जो पानी अंदर आ रहा है ना, उसके अंदर जो इसका फूड है वो भी डिजोल्व फॉर्म में मौजूद है, और जो गैसेस हैं वो भी क्या है, डिजोल्व फॉर्म में मौजूद है। तो इसको जो भी चीज मिलती है वो इस पानी के साथ ही डिजोल्व फॉर्म में मिलती है। अच्छा, अब मैंने रिंग कैनाल का काम बता दिया, ट्यूब फीड का काम बता दिया, लेकिन आर्म्स का काम मैंने आपको नहीं बताया। तो ये जो भाई स्टार फिश है ना, ये पानी के अंदर भी होती है और ये जमीन में भी होती है। तो जब ये पानी में होती है तो जाहिर सी बात है ये स्विमिंग करेगी, तो स्विमिंग के लिए ये आर्म्स का इस्तेमाल करती है। इन आर्म्स की मदद से ये स्विमिंग करती है, और जब जमीन पे आती है तो इन ट्यूब फीट की मदद से ये क्या करती है, लोकोमोशन करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आर्म्स का काम भी समझ आ गया होगा, रिंग कैनाल का भी, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम वाला काम भी समझ आ गया होगा। बहुत आसान है। इस रिंग कैनाल के अंदर मेट्रोपोराइट से पानी का आना, फिर रिंग कैनाल में जाना, फिर इन ट्यूब फीट के अंदर जाना, और इन ट्यूब फीट वाले मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, और शक्कर का जमीन पे ग्रिप बनाना, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम जो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहलाता है। और इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम की मदद से ये लोकोमोशन भी करते हैं, फीडिंग भी करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं। क्योंकि जो न्यूट्रिएंट वगैरह या जो गैसेस वगैरह होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं, डिसॉल्व फॉर्म में होती हैं। तो जो भी चीज को लेनी होती है वो वाटर से ही लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो टॉपिक है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा, अगर हम कॉकरोच की लोकोमोशन की बात करें, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉकरोच के अंदर मसल्स और स्केलेटन जो है ये मिल के काम करते हैं। ये कहता है लोकोमोशन इन आर्थ्रोपोड्स टेक्स प्लेस थ्रू मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। और मसल और स्केलेटल की कहानी मैं आप लोगों को डिटेल में बता चुका हूं, लेकिन याद रखना कॉकरोच के अंदर सिर्फ 2 ही किस्मों के मसल्स पाए जाते हैं। एक फ्लेक्सर्स जो कि मसल को बेंड करते हैं, दूसरा एक्सटेंसर्स जो कि मसल को क्या करते हैं, स्ट्रेट करते हैं। इसके ऊपर भी मैं लेक्चर दे चुका हूं। वर्टिब्रेट की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा भाई आप लोगों को बता दिया। मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम पूरी हमने मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन देखी, पूरा स्केलेटल सिस्टम देखा, तो मुझे दोबारा ये बताने की जरूरत हरगिज नहीं है। तो भाई हमारा जो ये वाला चैप्टर है ये यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। मुझे उम्मीद है कि ये वाला चैप्टर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। जहां भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने चैप्टर 3 का स्टार्ट करवा दिया है, और इंशाल्लाह उसके जो आगे वाले लेक्चर है वो भी वेरी सून मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।